हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर नेक्स्ट पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, हम लिक्विड के अंदर गैस को कैसे डिसॉल्व करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। जैसे हमने सॉलिड्स के लिए पढ़ी थी ना सॉल्युबिलिटी, वैसे ही हम पढ़ेंगे किसके लिए, गैस के लिए, कि कितनी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, दैट इज़ नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि हम गैस को किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम में। तो क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी, ठीक है, ये सीसी क्या है मैं बताऊंगी, डिसॉल्व in unit volume liquid to form a saturated solution। ठीक है, यानी कि कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस हम क्या कर सकते हैं लिक्विड के अंदर, एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। अब ये जो सीसी है बच्चों, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस प्रेजेंट है सीसी वॉल्यूम के अंदर, यानी कि जो सेंटीमीट्रिक क्यूब वॉल्यूम है हमारे पास, उसके अंदर कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, हमारा 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, हम सीसी में क्या कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम का एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, कि अगर हम कंसंट्रेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस मेथड को कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ गैस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ गैस, और इसको जनरली डिनोट किया जाता है अल्फा से। ठीक है, इसको जनरली किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा से। अब नेक्स्ट है कि हम सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को और भी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे मोलैरिटी में। ठीक है, कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, डिसॉल्व हुई है। उसके अलावा और हम किस में कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या करती है, सॉल्यूशन ऑफ गैस जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आते हैं फैक्टर्स। सबसे पहले क्या है बच्चों, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नेचर ऑफ गैस, और दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दोनों ही मैटर करेंगे कि अगर जो गैस हम डिसॉल्व करने के लिए ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, प्लस जिस सॉल्वेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है। दोनों ही चीज़ों पे क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, है ना, ये क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर कम डिसॉल्व होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर लेस अमाउंट। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस है हमारी, ये पानी के अंदर कम डिसॉल्व होती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, HCl हो गई, है ना, अमोनिया हो गई, ये सब क्या है, वाटर के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व होती है। ये सब जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है बच्चों, वो किस पर डिपेंड कर रही है, कि जो गैस और सॉल्वेंट में आपस में जो सोल्युबिलिटी है वो कैसी है, और वो जब अच्छी कब होगी, जब उनका नेचर क्या होगा, सेम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोल्युबिलिटी कब होती है अच्छी, जब उनका नेचर क्या होता है, सेम होता है ना, जो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, कि कोई गैस किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व हो रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, उसी हिसाब से वो गैस क्या हो जाएगी, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि जो हमारी ये वाली गैसेस हैं, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, है ना, ये ज़्यादा डिसॉल्व किस में होती हैं, इथेनॉल में, और कम किस में होती है, इथेनॉल में ज़्यादा होंगी और कम किस में होती हैं, वाटर में। जबकि जो हमारी ये वाली गैसेस हैं बच्चों, ये क्या होती हैं, वाटर के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व होती हैं कंपेयर टू इथेनॉल। ठीक है, ये सब उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर सेम नेचर की गैसेस हैं तो वो इजीली क्या होंगी, डिसॉल्व होंगी उसके अंदर, और अगर उनका नेचर डिफरेंट है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गया, नेचर ऑफ गैस। दूसरा आता है बच्चों हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस को, है ना। जनरली जो बात है, अगर मैं जनरल बात करूं तो जो सोल्यूबिलिटी होती है गैसेस की, जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है वो डिक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं गैस एक्सपेंड होती है और वो सोल्यूशन से बाहर निकल जाती है, इसीलिए जनरली इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम इसको इस तरह से समझना चाहें, एक तो ये एक्सपेंड वाला मतलब हमारे पास पॉइंट हो गया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं गैस एक्सपेंड होती है। दूसरा हमारे पास क्या है कि जब भी हम किसी गैस को क्या कर रहे हैं बच्चों, डिजोल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर, वो कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक यानी कि जो हीट को रिलीज करता है। और हमने पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर हमारे पास कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो हीट रिलीज को फेवर कर रहा है और हम उसको क्या कर रहे हैं, है ना, और एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं जो कि उसको नीचे, तो वो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, किसके मतलब अगर टेम्परेचर के ऊपर वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैसेस पे भी। मतलब अगर हम सेम टेम्परेचर लेके चलें, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस, एक एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया है ना 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर कितना ही टेम्परेचर अगर मैं एग्जांपल के लिए मान लूँ, तो मैंने कोई दो गैसेस ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन ले ली, दूसरी नाइट्रोजन ले ली, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम इन दोनों की क्या देखें, सोल्यूबिलिटी देखें, तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी अगर वाटर के अंदर बात करें तो ज़्यादा होती है एट सेम टेम्परेचर, जबकि नाइट्रोजन की क्या होती है, कम होती है अगर हम उसी टेम्परेचर के ऊपर बात करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, बना तो नाइट्रोजन भी सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा इजीली क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी स्लाइटली क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हम वाटर के अंदर बात करें, स्लाइटली ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इफेक्ट है वो हमने पहले नेचर ऑफ गैस का पढ़ लिया, उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब जो नेक्स्ट है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, कि जो प्रेशर है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस को, कि कितनी गैस जो है वो डिजोल्व होगी किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया है, यहाँ पे नीचे सारा लिक्विड प्रेजेंट है और ऊपर क्या प्रेजेंट है, गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या बच्चों, इस केस में क्या हुआ कि मान लो एक इक्विलिब्रियम सेट हुआ है कि जितनी गैस हमारी डिजोल्व हो रही है, यानी कि रेट ऑफ डिजोल्यूशन बराबर है किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ठीक है, यानी कि जितने पार्टिकल्स हमारे लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं बराबर उतने ही क्या हो जा रहे हैं, दोबारा से गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम सेट है। अब मान लो अगर हम इसी के अंदर प्रेशर को बढ़ा दें, ठीक है, इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, ये हमारा लिक्विड, तो गैस के पार्टिकल क्या आ जाएंगे, थोड़े से पास आ जाएंगे, उनकी इंटरेक्शन लिक्विड के साथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना भाई। मैंने यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इसी इक्विलिब्रियम में मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया मान लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गैस के जो पार्टिकल दूर दूर थे अब थोड़े पास आ गए, तो ये लिक्विड के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे, तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और जब एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, एक बार सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। बट अगर हम बात करें शुरुआत में, तो मैंने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया तो कहीं ना कहीं हमारी सोल्यूबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये जो सोल्यूबिलिटी इफेक्ट ऑफ प्रेशर से थी, ये एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया, हेनरी ने। ठीक है, और उन्होंने दिया क्या हमें, हेनरीज लॉ। ठीक है, उन्होंने हमें क्या दिया, हेनरीज लॉ। उन्होंने क्या बोला कि द मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड
मास ऑफ गैस मैंने मास को m से डिनोट कर दिया है, दैट द मास ऑफ गैस डिजोल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जांपल मैं 250 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम, कितनी भी ले लूँ, ठीक है, मैंने ले ली 250 ml, ठीक है। द मास ऑफ गैस डिजोल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to the pressure of gas, is directly proportional to the pressure of gas present in equilibrium with that liquid, ठीक है। मान लो मैं यहीं पे बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे वाटर की बात की है, मान लो ये हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया गैस है और वाटर है। अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर, लिक्विड की मैंने फिक्स वॉल्यूम ले ली है, टेम्परेचर भी मैंने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, तो जितना मास ऑफ गैस डिजोल्व होगा किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट या किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, जितनी वॉल्यूम में मैंने लिया है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर ऑफ दैट गैस, प्रेशर ऑफ दैट गैस दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड। यहाँ पे अमोनिया इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना मास ऑफ अमोनिया डिजोल्व होगा, कि भाई इसके अंदर कितना प्रेशर है अभी, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मास डिजोल्व होगा गैस का, ठीक है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे KP, ठीक है। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैंने यूज़ किया है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, तो के यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये क्या कह रहा है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है अलग अलग गैस पे, अलग अलग सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये क्या करती रहती है, अगर हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए बात करें तो ये वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर गैस के लिए हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद मान लो यहाँ तो हमने बात की सिर्फ एक ही गैस की, अगर मैं बात करूँ एक से ज़्यादा गैस की, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 गैसेज ले ली हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन के बारे में, भाई इसका इतना हिस्सा प्रेजेंट है, इसका इतना प्रेजेंट है और इसका इतना प्रेजेंट है, ये तीनों बराबर, अगर हम इनको ऐड करें तो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अगर इनका इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन देखें तो वो इतना है, ठीक है। तो इनका जो इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन है, तो हेनरी क्या कहते हैं, इनका जो इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए गैस की बात करूं तो उसका जो मोल फ्रैक्शन कितना वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। मान लो इसका पार्शियल प्रेशर है क्या, PA, इसका PB और इसका PC, ठीक है। तो ये इसी के पार्शियल प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर इस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो इसके ज़्यादा मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, डिजोल्व होंगे, तो दैट इज ये, ठीक है। XB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PB एंड XC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PC। ये हमारे पास, यानी कि जो इंडिविजुअल गैस के मोल फ्रैक्शन होंगे, कितने मोल फ्रैक्शन डिजोल्व होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू K डैश, यहाँ पे PA, ठीक है। अब बच्चों बात आती है यहाँ पे भी जो है वो K डैश प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इस K डैश, ये भी डिपेंड करता है अलग अलग किस पे, गैसेस पे, जैसे जैसे नेचर ऑफ गैस बदलेगा तो K डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे PA की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी मेरे पास, PA की वैल्यू इज इक्वल टू 1/K डैश और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यहाँ पे जो ये 1/K है, K डैश है, यही क्या है बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं हेनरीज कांस्टेंट को KH से। यही क्या है हमारा हेनरीज कांस्टेंट। और ये क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of that gas in that solution। जो पार्शियल, अगर ये कांस्टेंट है तो यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो कि PA is directly proportional to XA, the partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of that gas, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है, ठीक है। अगर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हमें पता है कि अलग अलग गैस जो है उसकी जो KH की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अलग अलग गैस की जो KH की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। उसके बाद हम क्या क्या यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो KH की वैल्यू है वो तो डिपेंड करती है किसके ऊपर,
गैस के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जितनी KH की वैल्यू हाई होगी उतनी ही सोल्यूबिलिटी हमारी क्या होगी, यानी कि KH क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सोल्यूबिलिटी के, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है बच्चों कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो देखो यहाँ पे भी सोल्यूबिलिटी कम होगी, KH भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हेनरीज कांस्टेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज तो हेनरीज कांस्टेंट भी इंक्रीज एंड सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में आप लोगों को। अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं भाई, हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले लिमिटेशन तो बच्चों यही है कि जो हेनरीज लॉ है वो तभी वर्क करता है जब गैस जो है वो बिहेव कर रही हो आइडियल गैस की तरह, है ना। गैस जब किसकी तरह बिहेव करे, आइडियल गैस की तरह, और हमें पता है कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी, जब हम प्रेशर को क्या रखें, बिल्कुल लो रखें, है ना, और टेम्परेचर को क्या रखें, हाई, टेम्परेचर को क्या रखें, हाई। और दूसरी ये क्या कंडीशन मांगता है, पहले तो मांगता है कि गैस आइडियल गैस होनी चाहिए, दूसरी ये कंडीशन मांगता है कि जिस भी गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर तो कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए उनके बीच में, कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए उनके बीच में। फॉर एग्जांपल मैं अमोनिया और वाटर को डिसॉल्व कर रही हूँ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनना चाहिए, NH3OH नहीं बनना चाहिए, तभी क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। अगर इसके लिमिटेशंस हैं तो इसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ हेनरी लॉ। भाई इसके अंदर कुछ कमी है तो कुछ अच्छाइयाँ भी तो होंगी, है ना, और हमें अच्छे ह्यूमन की तरह क्या करना चाहिए, दूसरों की अच्छाई देखनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे हेनरीज लॉ की अच्छाइयाँ। देखो क्या क्या एप्लीकेशंस है हमारे हेनरीज लॉ की। सबसे पहले जो बिवरेजेस ड्रिंक्स जो आती हैं ना, जो कार्बोनेटेड बिवरेजेस आते हैं जैसे कोका कोला हो गया, है ना, जिनके अंदर भी हम क्या करते हैं, गैस को डिसॉल्व करते हैं, उनके प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है ना। जो हमारा हेनरीज लॉ है कि भाई कितना मास डिसॉल्व करने के लिए हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, है ना, उसके लिए तो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेजेस का, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, इन डीप सी डाइविंग, ठीक है, डीप सी डाइविंग इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी जो ड्यूरिंग डीप सी डाइविंग जो हमारे डाइवर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो उन्हें गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। अब उस गैस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो दोनों ही डिसॉल्व होंगे किसके अंदर, ब्लड के अंदर। लेकिन बच्चों होता क्या है कि जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है उसको तो हम मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट जो नाइट्रोजन हमारे डिसॉल्व हो रही है ब्लड के अंदर, है ना, वो क्या हो रही है वहाँ पे, मेटाबॉलिज्म में तो वो यूज़ होगी नहीं, तो वो क्या करती है वहाँ पे बबल फॉर्मेशन करती है। बबल फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस, डीकम्प्रेशन सिकनेस, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, है ना, हेनरी लॉ का यूज़ करके उसके अंदर उसको डाइल्यूट करने के लिए, जो नाइट्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट है उसको डाइल्यूट करने के लिए हीलियम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हीलियम गैस का, ठीक है। तो हमारा जो वो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर ड्यूरिंग डीप सी डाइविंग, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्लस हीलियम है। वो हीलियम जो है वहाँ पे एज अ डाइल्यूशन के लिए यूज़ हो रही है, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, लंग्स के अंदर भी क्या हो रहा है हमारा, कहीं ना कहीं प्रेशर का यूज़ हो रहा है। देखो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा, है ना। तो वो क्या करती है वहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद क्या होता है बच्चों कि भाई लंग्स से तो वो कंबाइन हो गई, लेकिन जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। भाई हम सप्लाई करेंगे तभी तो जाएगा, अब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन का लो है। तो अब क्या होता है, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हीमोग्लोबिन से वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है। थर्ड ये हो गया हमारा लंग्स। उसके बाद फोर्थ हमारा नेक्स्ट आता है फॉर क्लाइंबर्स, यानी कि जो हिल्स पे क्लाइंब करते हैं, है ना, तो या फिर जो लोग हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, ग्राउंड लेवल से कम होता है। तो वहाँ पे जो मतलब कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, ब्लड के अंदर कम होती है कंपेयर टू ग्राउंड लेवल,
ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उनको भी एक सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है, गैस सिलेंडर। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे लोग मतलब वीक फील करते हैं, और उसके बाद उनको सोचने समझने की जो उनकी क्षमता होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। और इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया। क्या कहते हैं, एनोक्सिया। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होने की वजह से मास ऑफ ऑक्सीजन या फिर हम कहें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, ब्लड के अंदर कम डिजोल्व होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।